नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पाल आपके अपने परिवार विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अभी आने वाली है कुछ समय बाद। अभी कुछ नोटिफिकेशन आया है कि वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें हिंदी आएगी। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी तैयारी हम इस रूप से करेंगे कि 37 क्वेश्चन आप करके आए। और आज मैं जो हमारा हिंदी में 38 के करीब आपका टॉपिक है, जो हम एक तरीके से लेके चलेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे हिंदी में 37 क्वेश्चन पूरे सही हो। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्णमाला। एक बार अगर आप पढ़ के जब देखोगे तो आपको वर्णमाला के कोई भी क्वेश्चन, जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, एक भी क्वेश्चन आपका उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कोशिश होगी ज्यादातर क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है और ज्यादातर जो आते हैं क्वेश्चन और मोस्टली जो पूछा जाता है वो सब कराया जाए और थोड़ा एडवांस भी कराया जाए। मतलब इस तरीके से कराया जाए कि कोई क्वेश्चन आपके टॉपिक से बाहर ना जाए। तो ऐसे ही आज जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला। अब बेटा, वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले बनता है वर्णमाला होती क्या है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है जी। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछने लगे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है अक्षर। वर्ण क्या होता है? अक्षर। अक्षर तो आपने सुना होगा ना। अक्षर मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बनता है क्वेश्चन, भाषा की, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण, उसे ध्वनि भी कह देते हैं। पर कहां ध्वनि आएगा, कहां वर्ण आएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी वो पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अब लिखित इकाई वर्ण होगी और मौखिक इकाई ध्वनि होगी। समझ गए? लिखित पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वो होगी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो होगी ध्वनि। यहां तक क्लियर है? मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। वर्ण जो है लिखित इकाई होगी, आप लिख सकते हो। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वो होगी आपकी क्या? वर्ण। ठीक है। मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो होगी आपकी बच्चों क्या? ध्वनि। यहां तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन बन जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब बात करते हैं, वो पूछ लेता है आगे, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या पूछेगा बच्चों? सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होगी आपकी, अब जैसे कि आपसे पूछा सार्थक, कई बच्चे पूछेंगे कि सार्थक क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होगी शब्द। सार्थक होता है मतलब जिसका कुछ मीनिंग हो। जैसे मान लो मैं कह लगू कमल, एक अर्थ है इसका, सार्थक इकाई। अब मैं कह लगू के, अगर मैं और ये अलग अलग, तो ये एक सार्थक नहीं होगा। मतलब एक सीक्वेंस है, जैसे कमल है और मैं कह लूंगा मकल, मकल का कोई अर्थ नहीं होता, तो सार्थक होगा ये जिसका कुछ अर्थ हो। सार्थक इकाई भाषा की सबसे छोटी
सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया, देख लो। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी बच्चों। अब वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने होते हैं भाई? वर्ण के आपके दो भेद होंगे। आपको पता होगा सभी को, स्वर और व्यंजन। ठीक है जी। अब स्वर, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। क्या? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। अब आती है व्यंजन की बात। जो भी वर्ण, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जा सके। अब जी कैसे? जैसे मैं कहता हूं के, देखो मैं बात करता हूं के की, तो जो के है, तो देखो क्या आप बोल रहे हो, के में ए तो लगी रहा है, के, तो देखो ये हलंत लगा दी, मतलब इसका मतलब ये आधा है के। ठीक है, जैसे मैं कह लगू पे, तो पे कैसे होगा? पे, तो पे में ए बोला जा रहा है, ऑटोमेटिक बोला जा रहा है ना। मैं, तो मैं में क्या बोला जा रहा है? ठीक है, तो यहां जो वर्ण है वो स्वरों की सहायता ले रहे हैं। किसकी ले रहे हैं? स्वरों की। स्वर कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा, कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से, जैसे ए, आ, इनमें ये अपने ही वर्ड का यूज कर रहे हैं, मतलब स्वरों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं स्वर, अब आज जो टॉपिक है हम कराते हैं सबसे पहले स्वर। हमारी हिंदी की 3 क्लास होंगी वर्णमाला की, जो फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया है वर्णमाला। 3 में, पहली में स्वर, दूसरी में व्यंजन, और तीसरी में क्वेश्चन ले लेंगे जो बचे कुचे हैं, जो रह गया है। 3 क्लास में वर्णमाला आपकी ऐसी हो जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, आपका मैंने स्वर करा दिया, व्यंजन, अब लेके चलते हैं स्वर के। ठीक है, ये व्यंजन और स्वर। देखो आपको एक चीज बता दूं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 हिंदी वर्णमाला में। अब उसमें पूछते हैं स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33, और सब कुछ बता के चलूंगा एक एक चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आते हैं हम स्वर पर। के प्रकार। भैया सुरों के प्रकार, भैया सुरों के प्रकार कौन कौन से होंगे बता देते हैं आपको। ए, आ, ई, बड़ी ई, मतलब पता याद है ना आपको, देखते रहो भैया, मतलब कोई दिक्कत ना है। ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। देखो 11 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आपके 11 होते हैं, और एक होता है, और दूसरा होता है ये। भैया ये दोनों आप लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। इन्हें बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, कई बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन आ गया, वो 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से पूछ लेगा अयोगवाह कौन से होते हैं। क्या पूछ लेगा? अयोगवाह कौन से होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो अयोगवाह, अब अयोगवाह की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे अयोगवाह में विसर्ग। देखो इसमें 2 बिंदी लगी हुई है ना, विसर्ग, और इसे बोलेंगे अनुस्वार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसे अनुस्वार, इसे विसर्ग।
अब देखो ए आ ई, देखो यहां भी एक चीज बनती है, जो स्वर हैं कितने होते हैं आपके 11, पर आपको मैंने बताया स्वर आपके 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या आपकी 10 होगी। उच्चारण के आधार पर देखो, एक तो लिखित अक्षर पे लिखित, उच्चारण के आधार पर, क्यों मैं देखो बताऊंगा, आधार पर स्वरों की संख्या 10। आपके जो स्वर होते हैं लिखित में तो 11 होंगे, पर उच्चारण में आपके स्वर 10 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो ये जो है इसे बोलते हैं री, रे, तो ये देखो रे, तो उच्चारण में रे तो उसमें आ गया ना व्यंजन में, तो इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जो स्वर होते हैं आपके 11 होते हैं, उच्चारण के आधार पर आपके स्वरों की संख्या 10 होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यह भी बता दिया ये अयोगवा होता है विसर्ग और इसे बोलते हैं अनुस्वार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं स्वरों के सामान्य प्रकार। पूरी हिंदी एक बार फिर ढंग से लेके चलूंगा। अब देखो स्वर जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होंगे। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ये देखो मैंने बताया स्वरों के प्रकार आपके। अब ये हर्ष स्वर कौन सा होगा? हर्ष स्वर ये होगा जिसमें बोलने में कम समय लगे, जिसे बोलने में कम समय लगे। मतलब देखो इसे बोलने में कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर इससे ज्यादा समय लगेगा दुगुना, और इससे तिगुना समय लगेगा बोलने में प्लुत स्वर में। यहां तक कोई देखो, देखो हर्ष स्वर में कम समय लगता है। कम समय लगता है किसमें? ए ई उ, ए ई उ। ये देखो हर्ष स्वर आपका 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन सा? ए ई उ और एक हो जाएगा रे। हर्ष स्वर कौन से प्रकार का होगा आपका? कितने प्रकार का होगा? ये होगा आपका 4 प्रकार का। अब देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि स्वरों के समानांतर प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और लुप्त। अब जो हर्ष स्वर हो गया 4 प्रकार, अब कितने बचे? टोटल 11 स्वर है, 11 में से 4 गए, कितने बचे? आपके बचे 7 होंगे। बाकी ये वाले कौन से? आ, ई, औ, ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 ये होगी आपके। अब ये कौन से होंगे? प्लुत स्वर में होंगे, जिसे बहुत तरीके से आपने सुना ना, जैसे हम कहते हैं ओ, मतलब जिसे लंबा खींचते जाए, राम, जैसे राम, ठीक है, ये होंगे प्लुत स्वर। जैसे ओम, ठीक है, ये होंगे आपके प्लुत स्वर। तो यहां तक कोई दिक्कत? मैंने आपको एक शुरू से बताया है क्या होता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उसके बाद बताया वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। भाषा की वर्ण और भाषा की मौखिक होगी कौन सी? ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई कौन सी होगी? भाषा की सार्थक इकाई शब्द होगी। स्वर कितने? अब वर्ण जो है 2 प्रकार का होता है, 2 विभजित होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन होते हैं 33, स्वर होते हैं 11। ये चीज मैं आपको अभी तक लेके चला हूं। स्वरों के प्रकार सामान्य प्रकार लेके हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, अभी तक मैंने आपको ये बताया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज मैं आपका जो स्वर है वो पूरा खत्म कर दूंगा।
कल जो कराएंगे, कल हम व्यंजन करेंगे और उससे अगले दिन पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस विद क्वेश्चन। चलो अब आगे चलते हैं। ये स्वरों के सामान्यतः प्रकार, स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पूरे चैप्टर का रिवीजन ढंग से लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा है बोलने की, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी स्पीड धीरे लेके चलूं ताकि आप अपनी वीडियो को स्पीड मोड पे भी चला सके। भाई अगर कोई आदमी धीरे बोल रहा है तो उसकी स्पीड तेज कर सकते हैं आप, अगर कोई आराम से मतलब तेजी से बोल रहा है तो उसकी स्पीड धीमे नहीं हो पाएगी, है ना। जीभ, अब क्या, जीभ के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर स्वर, भाई बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने की। अब ये कौन से होते हैं? ये होते हैं 3। देखो जीभ, देखो जीभ के हमारे 3 हिस्से करेंगे, एक तो अगला, बीच का और पिछले वाला। आगे का अग्र स्वर, बीच का मध्य, पीछे का पश्च स्वर, ठीक है। तो इसे बोलेंगे अग्र स्वर, इसे बोलेंगे मध्य स्वर और इसे बोलेंगे पश्च स्वर। देखो बच्चों, जीभ के आधार पर स्वर तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अग्र कैसे याद करें? देखो मैं तो एक तरीके से याद करता हूं, अग्र को कर लेता हूं अग्रिय, ई ए, तो मैंने क्या कर दिया अग्रिय, तो ई ए। तो देखो अग्रिय में कौन सा आएगा? जो देखो अग्रिय क्या होता है, देखो मैंने बोला जीभ के आधार पर बोले जाने वाले स्वर, जीभ के अगले हिस्से से जो बोला जाता है, तो अगले हिस्से से को बोला जाएगा ई ए, तो ये अगले हिस्से से बोला जाता है। तो एक तो ई हो गया, बड़ी ई, ई ए, तो ये हो गया आपके अग्र स्वर। अब मध्य से सिर्फ एक ही वर्ड बोला जाता है, वो है ए। कौन सा? ए। ये हो गया आपका मध्य। तो आपको अग्र स्वर भी याद हो गया ये, और मध्य से ए। अब आता है पश्य, बाकी बचे कौन से? आ, उ, औ, अब कौन सा? आ, उ, औ, ओ और ओ। ये आपके होंगे कौन से स्वर? आपके जीभ के आधार पर बोलने वाले स्वर। तो अग्र स्वर भी हो गया, मध्य स्वर भी हो गया, पश्च स्वर भी हो गया। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अग्र स्वर पता गया, मध्य स्वर, पश्च स्वर। हाँ, एक आपने एक देखा होगा, एक अंग्रेजी वर्णमाला में नया वर्ड आया, अंग्रेजी से लिया है, वो है आगत। जैसे मान लो आगत स्वर, मुझे आगत स्वर कौन सा है? आगत स्वर वो है जो जैसे कि ये वाला, इसे बोलते हैं आगत स्वर। मुझे ये कैसे है? मतलब आपको एक चीज बता दूं, ये आगत जो स्वर है, जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा किसी बच्चों को तो मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं। आपने देखा है डॉक्टर पे डॉक्टर लिखा, तो ये जो लगा जाता है इसे बोलते हैं आगत स्वर। यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां भी ना दिख रहा हो तो दोबारा लिख देंगे, कोई अगले इसमें, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। अब जीभ के आधार पर हो गया। अब कराते हैं स्वरों का वर्गीकरण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण, देखो स्वरों के वर्गीकरण में मैं बता दूं आपको, एक तो होगा स्मृत स्वर, बच्चों देखते रहो, अर्ध संवत स्वर, और तीसरा होगा श्रवण स्वर, अर्ध श्रवण स्वर, विवृत, अर्ध विवृत।
देखो ये जो बंद मुंह से बोले जा सके, जैसे मुंह बंद हो तब बोले जाते, देखो ठीक है। अर्धशोरत मतलब आधा मुंह खुलाओ, विवृत पूरा मुंह खुलाओ, अर्धविवृत आधा मुंह खुलाओ। देखो अब ये बात समझ में आ गई बंद मुंह से। तो बंद मुंह से कौन से बोले, मतलब किस टाइप से बोलोगे आप, सोचो कुछ, है ना। जैसे मैंने बोल रहा हूं जैसे कि उई, उ, उई, ये ऐसे वर्ड हैं जो आप बंद मुंह से कुछ बोल सकते हो। देखो उई, देखो मैंने डॉक्टर ने लगाई सुई, सुई। अब जैसे डॉक्टर ने सुई लगाई, आप इसे ऐसे आ सकते हैं जैसे कि संवृत, संवृत से सुई, सुई। तो उ और ई दोनों चीज आ गई, उ और ई, याद करने का तरीका उ और ई। अब जैसे ही सुई लगाई डॉक्टर ने, देखो मैं तो इस तरीके से याद करता हूं, ठीक है। और तुरंत पता क्या गई, ओ ए, मतलब ओ और ए, मतलब इसमें याद करने का तरीका मेरा तो यही है, सुई उ ई ई। तो अर्धस्वरत में क्या होगा, ओ ए, ये दोनों बढ़ाएंगे अर्धस्वरत स्वर में। अब आती है विवृत की। विवृत में आदमी का मुंह पूरा खुला हो। जब मान लो ओ ए मतलब कुछ भी, कोई हादसा हो जाए क्लास में या कुछ भी हो जाए, तो बच्चे कैसे करते हैं एकदम से आ, तो विवृत में कौन सा होगा, आ, ठीक है। अब आते हैं अर्धविवृत में, और जो बच गए ए, ओ और ए। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। सवरत जैसे सुई लगाई, जैसे डॉक्टर ने लगाई सुई, सुई ओई, है ना, तो उ उ ई। अब जैसे कि अब तुमने कहा ओ ए, अबे ओ क्या कर दिया तूने, मतलब सुई लगाई तूने, ओ ए, ठीक है। विवृत में जिसे पूरा वो उठ जाए आ, ठीक है, आ, ठीक है, यहाँ ए होगा, ठीक है। अर्धविवृत में जिसमें आधा मुंह खुले, ए ओ और ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको स्वरों का वर्गीकरण, अब लास्ट रह गया आपका होठों के ऊपर भी आते हैं क्वेश्चन, ओष्ठावर्ती, ओष्ठावर्ती के आधार पर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मैं रफ कर देता हूं। ओष्ठावर्ती के आधार पर, ओष्ठावृत्ति के, ओष्ठावृत्ति के, ओष्ठावृत्ति बोलते हैं, कृति बोलते हैं, कृति बोलते हैं साहब, ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर, जो ओष्ठाकृति के आधार पर, अरे यार ओष्ठाकृति, अब भैया ओष्ठाकृति मतलब होठों के खुलने पर, जैसे कि एक तो व्रतमुखी होता है, एक आवर्तमुखी होता है, व्रतमुखी और आवर्तमुखी। व्रतमुखी देखो, व्रतमुखी और एक होता है आवर्तमुखी। देखो सभी समझ गए होंगे, सभी बच्चे, देखो ज्यादातर स्टूडेंट हमारे यहाँ कंपटीशन के हैं, 99% के, 100% कंपटीशन के हैं। और व्रतमुखी सबको पता है, व्रत कैसा होता है, व्रत होता है गोल। तो जब हमारे होठ गोल हो, व्रतमुखी, जो जिन वर्ण को बोलते हुए हमारे होठ गोल हो जाए, ओ आकृति बनाए, तो वहां होगा आपका कौन सा, व्रतमुखी। तो व्रतमुखी में सोच के बताओ कौन से होंगे, जैसे ए आ ई उ, तो ये वाले कौन से होंगे, व्रतमुखी, या पक्का ये होंगे, ए आ ई उ। देखो ए पूरा फट रहा है, ई हो गया, पर कौन से हैं जो बिल्कुल गोल बनाए, कौन सा, उ, बड़ा उ, ओ, समझ गए। तो क्या हो गया, उ। बच्चों मजाक मत लेना, देखो समझाने का जो तरीका है बिल्कुल तरीके से लेके चलूंगा जो आपको भी आए। ओ और क्या होगा लास्ट का, ओ। तो ये जो होंगे आपके व्रतमुखी होंगे, क्योंकि और बाकी के कौन से होंगे, आवर्तमुखी। कौन कौन से बच गए, ए और कौन से, ई और कौन सा रह गया जी, अरे कौन सा रह गया बच्चों, ए आ ई हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो स्वर का है, स्वर आपका बिल्कुल
खत्म हो चुका है, मतलब टॉपिक कोई दिक्कत नहीं रही है और स्वर आपका बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। अब थोड़ा सा कुछ करा देते हैं और यहां तक आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। एक आ जाता है, एक लास्ट का टॉपिक रह जाता है स्वर में, जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर नु जी कौन से हो जाते हैं? एक होते हैं सजातीय, सजातीय और एक होते हैं विजातीय। जाति के आधार पर स्वर सजातीय और विजातीय। नु जी सजातीय मतलब जो एक ही जाति को, एक ही जाति के कैसे कहते हैं? देखो जैसे मैं आप नाम की बात कर रहा हूं तो ए प्लस ए आ हो जाएगा, तो इस टाइप की जो एक ही उससे बने। जैसे आपका हो गया, आपका मैंने बताया था आपका ये हुआ ए आ ई बड़ी छोटी बड़ी ई, तो ये जो होंगे ना ये एक ही जाति के हैं। कौन से? ये वाले वर्ड, ये 5 ए आ ई उ ऊ। अब देखो जैसे ए है, ए जो बनता है ना ए और ई को मिला का बनता है ए, पर ये जो वर्ड है ना इन्हीं के वर्ड से बन जाते हैं। ठीक है, ए प्लस ई बड़ी, मतलब तो इस तरीके से तो ये यहां होंगे। ठीक है, ए प्लस ए, समझ गए? इस तरीके मतलब पूरा एक चीज सुनो, दिक्कत मत लेना, एक चीज बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा, 100% बताऊंगा और बढ़िया बताऊंगा, और कहीं से कहीं तक आपको हिंदी में दिक्कत नहीं आने की, और 37 क्वेश्चन ही कर पाओगे यूपी पुलिस में आप, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, ए कौन सी रहेगी? ओ और औ, ये आपके होगी। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनो, आपका जो स्वर है मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब कुछ तोड़ना जोड़ना ये सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज आपके लेके चलूंगा, और एक चीज और बता दूंगा आपको कि आपकी हिंदी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके पढ़ाने वाले हैं ना, इधर यूट्यूब पे इधर से उधर से सभी के क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा एक ही प्रैक्टिस सेट में। यहां तुम्हारे लिए देखो मेरे खुद के क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनसे बाहर कहीं नहीं जाने का, पर वो जो सारे हैं ना वो अभी नहीं दूंगा, वो लास्ट में दूंगा जब हमारे प्रैक्टिस सेट सेशन चलेगा। पर हम मैं 3 लेक्चर ले करूंगा किसी भी टॉपिक के, 3 से 4 लेक्चर, 3 लेक्चर, जैसे मैं बड़ा टॉपिक है तो 4 लेक्चर या 3 लेक्चर। 4-3 लेक्चर में होगा क्या, 2 लेक्चर में हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद जो लास्ट वाला लेक्चर होगा, तीसरा या चौथा लेक्चर, उसमें क्या होगा, हम पूरा प्रैक्टिस सेट अपने तरीके के, मतलब जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस टाइप के, वो अभी से करा के चलेंगे, और हिंदी ऐसी तैयार करेंगे, ऐसी तैयार करेंगे, आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, या आपका यूपी पुलिस हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है। और ये प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया लेवल में कह रहा हूं, इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आप हिंदी में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अपना एग्जाम क्लियर करके आएंगे। और ऐसे नहीं क्लियर करके आएंगे कि 100 नंबर का पेपर है आज जी 50 आ गए, भाई नहीं, अगर 100 नंबर का है तो 99 का तुम करके आओ, वो 1 नंबर का छूटे, वो भी वो छूटे जो बताया वो क्लास में, तभी आएगा मजा पढ़ने में और पढ़ाने में। और ये करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छी तरह का पढ़ाएंगे आपको, दिक्कत मत लेना, बस आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, मैं धीरे धीरे कराता रह जाऊंगा और मंजिल हासिल हो जाएगी। ठीक है, आपको एक जैसे श्लोक सुना होगा आपने, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथै, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथै, नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। एक श्लोक लेके जा रहा हूं, ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं कौन बताता है, कमेंट सेक्शन में लिखो जिसको पता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसी टाइम, थैंक यू।